हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता एंड वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ रिसोर्सेज। रिसोर्स क्या होता है? एनी फैक्टर, ऑल फैक्टर विच आर नीडेड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर देयर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ एंड फॉर लग्जरी। सस्टेनेंस ऑफ लाइफ मतलब लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए जो भी फैक्टर्स ज़रूरी हैं, और फॉर लग्जरी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये सारे फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। ये रिसोर्स जो है वो हम देखेंगे कि टू टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एक तो नेचुरल होता है, दूसरा मैन मेड होता है। नेचुरल बोले तो जो पहले से प्रेजेंट है, जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और मैन मेड जो ह्यूमन द्वारा डेवलप किया गया है, ह्यूमन द्वारा बनाया गया है। ये क्या हो सकता है? बहुत सारी चीज़ आर्टिफिशियल ह्यूमंस ने बना दिए हैं। फॉर प्लास्टिक एक एग्जांपल हो सकता है मैन मेड रिसोर्स का। नेचुरल रिसोर्स में हम देखेंगे एयर है, वाटर है। तो हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्स क्या है। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? हम जानते हैं अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ इकलौता ऐसा अभी तक का नोन प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए अर्थ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो ये फैक्टर्स क्या है? ये फैक्टर्स लैंड है, वाटर है, एयर है, लिविंग बीइंग है, और एम्बिएंट टेम्परेचर। कहने का मतलब जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए टेम्परेचर चाहिए, नाइदर वेरी हाई नॉर वेरी लो टेम्परेचर, एक एम्बिएंट टेम्परेचर है अर्थ का। और फूड की अवेलेबिलिटी है अर्थ पे, जिससे लाइफ का सर्वाइवल यहाँ पे पॉसिबल है। लाइफ को ये सारे फैक्टर सपोर्ट करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स। दीज लाइफ सपोर्टिंग फैक्टर्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल, क्या जो अर्थ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जिसमें क्या क्या एग्जाम्पल आ गए हमारे? लैंड है, वाटर है, एयर है, लिविंग थिंग है, टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर है, एबिलिटी ऑफ फूड है। ये सारे क्या हुए? नेचुरल रिसोर्स हुए। अब हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्स में भी फर्दर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स है। एक तो है बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक। बायोटिक कहने का मतलब है लाइफ से रिलेटेड। बायोटिक बायो से मिलके बना है, तो इसका मतलब है वो रिसोर्स जो लिविंग हो। द लिविंग थिंग कंस्टिट्यूट द बायोटिक रिसोर्स। जो भी लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हैं अर्थ पे, फॉर एग्जांपल ह्यूमन हो, फिशेस हो, स्नेक्स हो, या फिर लिटिल जो इंसेक्ट है, छोटे छोटे बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सारे हमारे बायोटिक रिसोर्स में आ जाएंगे। और उनके अलावा जो एबायोटिक रिसोर्स में आएंगे वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। ये नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? एयर है, वाटर है, लैंड है। लैंड में क्या है? सॉइल है। तो ये सारे जो है वो एबायोटिक है। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट, बायोटिक मतलब लिविंग। लिविंग का एग्जाम्पल ह्यूमन, टाइगर, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे लिविंग के एग्जाम्पल हैं। नॉन लिविंग के कौन है? एयर, वाटर एंड सॉइल। तो ये हमने देखा एबायोटिक, बायोटिक रिसोर्स। अब इसके बाद हम देखेंगे जो हमने एबायोटिक में देखा, एयर है, वाटर है, सॉइल है, उसके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो एयर को द ब्रीथ ऑफ लाइफ कहा जाता है। मतलब लाइफ जीने के लिए एयर बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे? सबसे पहले हम देखेंगे कि एयर क्या है। एयर जो है वो मिक्सचर है डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, वाटर वेपर्स। तो एयर में क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। और इसके अलावा बहुत सारे गैसेज हैं जो एयर में प्रेजेंट है। So, air is a mixture of different gases and water vapor. इन सारी चीज़ों से मिलकर एयर बना है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं एक प्रोसेस होता है
जिसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो उसमें एक सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, थ्रू ब्रीदिंग, थ्रू रिस्पिरेशन। ये एयर उन ऑर्गेनिज्म में जाता है और सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, जिससे एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है और जिससे एटीपी प्रोड्यूस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। और एटीपी क्या है, एनर्जी का सोर्स है। तो एक तो एनर्जी चाहिए तो हमें एयर की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। ये एयर कहाँ है, हमारे एटमॉस्फेयर में है। और दूसरा, ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इसमें हमने देखा है कि 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है फोटोसिंथेसिस के लिए। एक तो क्लोरोफिल होना चाहिए, दूसरा सनलाइट होना चाहिए, तीसरा वाटर होना चाहिए और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ मिलता है, ये भी हमें एयर में मिलता है। और हम जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप है, मतलब वो फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, वो फूड को खुद सिंथेसाइज करते हैं। उसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म है हेटेरोट्रॉप्स, उनको वो फूड भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके अलावा जो भी ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट पे डिपेंडेंट है, तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो इनडायरेक्टली क्या मतलब हुआ कि सारे ऑर्गेनिज्म को एटमॉस्फेयर में एयर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, जिसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि ये जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है अर्थ पे, इसका फंक्शन क्या होता है। हमने जाना है कि अर्थ के चारों ओर एक एटमॉस्फेयर है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। तो ये लाइफ को सपोर्ट करता है, तो इसके फंक्शन क्या क्या है। पहला तो है इन क्लाइमेटिक कंट्रोल। जो क्लाइमेट है, जो अर्थ का क्लाइमेट है, इंडिया का क्लाइमेट है, उसको कंट्रोल करता है एटमॉस्फेयर। अगर हम यही क्लाइमेट को हम अगर अर्थ के बजाय दूसरे प्लैनेट पे चेक करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मून पे ही ले लेते हैं, तो मून पे अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा है एक दिन में, नॉट इवन इन अ ईयर बट इन अ डे ओनली, एक ही दिन में वो -190 डिग्री से +110 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट करता है। तो क्या इसमें लाइफ पॉसिबल है? नहीं। लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर है प्रेजेंट है अर्थ पे, वो इससे सपोर्ट करता है, क्लाइमेट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सीज़न वेरीज करते हैं, लेकिन टेम्परेचर का कुछ ही रेंज में डिफरेंस होता है, इतना हाई एकदम 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस नहीं हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे मेजर फंक्शन क्या है, क्लाइमेटिक कंट्रोल। दूसरा है विंड। जो एयर का मूवमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। और ये कैसे होता है, ये अगर लैंड का एयर जो है, लैंड पे एयर है, वो टेम्परेचर के कारण गर्म हो जा रहे हैं, तो वो क्या होंगे, वो ऊपर लिफ्ट होंगे। और वैसे ही सी ओशियन में हम देखते हैं कि सेम कंडीशन होता है, दिन में लैंड पे जल्दी गर्म हो जाएगा जो एयर है, रात में हम देखेंगे कि ये सारे मिलके क्या होता है, विंड को फ्लो करवाते हैं। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जाएगा, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर जाएगा, जिससे विंड फ्लो होते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। फिर तीसरा हम देखेंगे रेन। जो एटमॉस्फेयर है, सबसे पहले एटमॉस्फेयर के कारण क्या होता है, इवापोरेशन होता है। जो लैंड पे वाटर है वो इवापोरेट करते हैं और एटमॉस्फेयर में जाते हैं, और वहाँ पे टेम्परेचर हम जानते हैं कि जो लैंड का सरफेस है वहाँ से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर हम देखें तो वो थोड़ा कम होता है, जिसके कारण वो कंडेंस करता है। तो वो क्या, क्लाउड फॉर्म करते हैं और फिर वो रेन करवाता है। तो रेन का इम्पोर्टेंस तो हम जानते ही हैं कि रेन अगर नहीं होगा
तो वाटर का क्या स्कार्सिटी हो जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड या फिर कंट्री में ही, तो क्या हो जाता है, सुखाड़ आ जाता है, तो फसल सारे बर्बाद हो जाते हैं। फसल सारे बर्बाद हो जाएंगे तो फूड की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर का बहुत मेजर रोल है, पहला तो क्लाइमेटिक कंट्रोल में, फिर मूवमेंट ऑफ एयर में, और तीसरा रेन में। अब हम देखेंगे कि एयर का इतना इम्पोर्टेंस होने के बाद भी एयर का पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, एयर में पॉल्यूटेंट आ गए हैं। तो ये जो पॉल्यूटेंट है, उस हम किसे पॉल्यूटेंट कहेंगे, एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो अनवांटेड है, जो एटमॉस्फेयर में नहीं होना चाहिए लेकिन वो आ गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ एनी अनवांटेड गैस और पार्टिकल, ये गैस भी हो सकता है, पार्टिकल भी हो सकता है। किसी गैस का अमाउंट ही बढ़ गया हो, फॉर एग्जांपल हमने सुना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, तो ये भी एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है जब उसका किसी भी चीज़ के लेवल से वो हाई हो जाए। तो ये हमारा एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है टाइम टू टाइम। एयर पॉल्यूशन का काउज क्या है, व्हाट आर द काउजेस फॉर एयर पॉल्यूशन, अब हम इसे देखते हैं। तो जो मेजर काउजेज है, ऐसे तो बहुत सारे डे बाय डे हम देखेंगे डेली लाइफ में बहुत सारे काउजेज हैं, लेकिन जो मेजर काउजेज हैं एयर पॉल्यूशन के, उसे हम देखते हैं। पहला तो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल है उसका कंबशन क्या करता है, CO2 के लेवल को बढ़ा देता है एटमॉस्फेयर में। तो अगर एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा होगा तो एयर पॉल्यूशन ही करेगा। दूसरा, स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में हाई लेवल में हम देखेंगे हाई अमाउंट में स्मोक्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये क्या होगा, इसके कारण भी एयर पॉल्यूशन होता है। फिर तीसरा है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, एक ही साथ बहुत सारे पेड़ काट दिए जाते हैं। अब ये सारे पेड़ काट दिए जाएंगे तो क्या होगा, एक तो सॉइल पॉल्यूशन भी होता है उससे, क्योंकि वो जो रूट होता है प्लांट का वो सॉइल को अच्छे से पकड़े रहता है। वो पेड़ कटते हैं तो वो सॉइल एरोजन हो जाता है उनका। और साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन होने से रेन जो वाटर साइकिल है उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। हम जानते हैं कि प्लांट कितना मेजर रोल प्ले करते हैं CO2 को ऑब्टेन करने में। CO2 जो एटमॉस्फेयर में है उसे वो लेकर फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर वो प्लांट्स ही नहीं रहे तो वो CO2 एयर में ही रह जाए, एटमॉस्फेयर में ही रह जाए, तो एक बार फिर से CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। जो कुछ वेस्ट होते हैं, सॉलिड वेस्ट, उसे अच्छे से डिस्पोजल नहीं किया जाता है, उनका अच्छे से डिस्पोजल नहीं किया जाता है, उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। अब हम देखेंगे इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, डे टू डे एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है। इसका सबसे पहला इफ़ेक्ट है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में ऐसा है कि कोई जो हीट है, हम जानते हैं कि सन एक एनर्जी का सोर्स है, वहाँ से हीट आता है और ये हीट वापस भी जाना है। जो ये हीट होता है वो कुछ एटमॉस्फेयर के द्वारा ले लिया जाता है और बाकी वो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद वो हीट को जो जाना होता है वो पॉल्यूटेंट के वजह से, सबसे मेजर एक हम देखेंगे CFCs होते हैं जो हमारे रेफ्रिजरेटर में प्रेजेंट होते हैं, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल वर्क में उसका यूज़ किया जाता है। तो ये क्या करते हैं ना, वो हीट को वो वापस ही नहीं जाने देते हैं। तो अगर वो हीट वापस एटमॉस्फेयर से नहीं जाएगा तो अर्थ का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, जिससे क्या होता है, इसी को हम जो हीट आया हमारे पास, एनर्जी आई, वो वापस नहीं जा पा रहा है जितना उसे जाना था, इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट।
और इसी से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है। टेम्परेचर धीरे धीरे CO2 बढ़ रहा है, जिससे CO2 का लेवल बढ़ रहा है, जिससे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, जिससे हम देखेंगे सी लेवल या फिर ग्लेशियर्स, इन सारों में चेंज हो रहा है। आइस मेल्ट कर रहे हैं ग्लेशियर्स के, सी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। फिर एसिड रेन, एयर में पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसमें सल्फ़र के कंपाउंड है, नाइट्रोजन के कंपाउंड है, जितने अमाउंट में होने चाहिए उससे ज़्यादा है। तो वो जब रेन होता है तो वो रेन के साथ आते हैं और ये क्या फॉर्म करते हैं, एसिड रेन। वो जो कंपाउंड है नाइट्रोजन और सल्फ़र के, वो एसिड के रूप में अर्थ पे आते हैं और ये एसिड रेन कॉज करता है। फिर ये रेस्पिरेटरी डिजीज़, जो कुछ पॉल्यूटेंट हैं जो पार्टिकल्स के रूप में है, तो वो अगर हम इनहेल करें तो ऑक्सीजन के साथ, सारे गैसेस के साथ वो भी अंदर जा रहा है, तो वो हमारे नॉस्ट्रिल्स में जाएंगे, वो हमारे लंग्स में जाएंगे, जिससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होगा। तो ये इफ़ेक्ट है एयर पॉल्यूशन का। अब हम इसके बाद देखेंगे वाटर। हमने देखा एक रिसोर्स क्या था, एयर, और दूसरा रिसोर्स हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है और वाटर का इम्पोर्टेंस हमें डेली लाइफ में बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सुबह उठते के साथ वाटर का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। हम जानते हैं अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 2/3 जो अर्थ है वो अप्रॉक्स 70% ऑफ अर्थ जो है वो वाटर से घिरा हुआ है। लेकिन इंस्टेड ऑफ इतना वाटर होने के बावजूद, इतना वाटर है, 70% वाटर है, फिर भी क्या है, वो यूज़ करने के लायक नहीं है। कुछ सी में प्रेजेंट है, कुछ ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है। हमारे पास बहुत कम, ओनली 3% जो ये टोटल वाटर है अर्थ पे, उसका सिर्फ 3% हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल है। इसे हम डोमेस्टिक यूज़, इंडस्ट्रियल यूज़, एग्रीकल्चर यूज़, सारे यूज़ में हम ये 3% वाटर का ही यूज़ कर रहे हैं। तो हम देखेंगे ये 3% वाटर जो है वो धीरे धीरे पॉल्यूट हो रहा है। तो ये वाटर पॉल्यूशन क्या है, कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। जो वाटर बॉडीज़ है, क्या, रिवर, लेक्स, पाउंड्स, ये क्या है, वाटर बॉडीज़ है। तो इनका कंटामिनेशन हो जा रहा है, या तो उसमें कोई इंडस्ट्री से वेस्ट आ रहे हैं, कोई पॉल्यूटेंट, या फिर कहीं से अच्छे से डिस्पोजल नहीं हो रहा है वेस्ट का, डायरेक्टली वो वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिए जा रहे हैं। हॉस्पिटल के जो सारे मेडिसिन है जो डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ में आ जा रहे हैं, या फिर इंडस्ट्रीज़ के केमिकल्स हैं जो बिना ट्रीटेड वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिए जा रहे हैं। तो ये सब क्या करते हैं, वाटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। और ये वाटर पॉल्यूशन का सबसे मेजर कॉजेज़ जो हैं उसमें हम देखेंगे अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, हम देखेंगे कि सिस्टम सारा जो है वो अर्बनाइजेशन होने के कारण वाटर बॉडीज़ में पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं। डायरेक्ट सिटीज़ के जो सीवेज सिस्टम है वो कहीं पे भी कुछ हो रहा है तो वो डायरेक्ट रिवर में छोड़ दिया जा रहा है। इंडस्ट्रीज़ हैं वो केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, सीवेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। एग्रीकल्चर वेस्टेज जो हैं वो भी डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ में डाल दिए जा रहे हैं। रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस, कुछ रिलीजियस ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स हैं जो वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट कर रहे हैं। विड्रॉल ऑफ वाटर एंड ड्राइंग अप ऑफ वाटर बॉडीज़, ये भी एक रीज़न है। आजकल हम सुनते हैं कि ग्राउंड वाटर का लेवल घटता जा रहा है, और वैसे ही नदियों से पानी खींच लिया जाता है, कहीं डैम्स बना दिए जा रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डाल रहे हैं जो नेचुरल वाटर रिसोर्स था उस पर, और इसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है। फिर हम देखेंगे वाटर साइकिल।
वाटर साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं। ये क्या है? कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू एटमोसफेयर एंड बैक टू ग्राउंड। मतलब अर्थ पे हमने देखा कि वाटर प्रेजेंट था, 3% ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर प्रेजेंट है 70% अर्थ पे। उसके बाद उनका इवापोरेशन होता है, वो क्लाउड बनाते हैं, फिर से वो रेन होता है, तो फिर से वो ग्राउंड पे आते हैं। ये सारा क्या है? वाटर साइकिल का प्रोसेस है। मतलब वाटर पहले क्या हुआ? लैंड पे था, वहाँ से इवापोरेट हुआ, इवापोरेट होके वो हवा में गए, वहाँ से वो कंडेंस हुए, वो कंडेंसेशन के बाद क्लाउड फॉर्म किए, और क्लाउड फॉर्म करने के बाद फिर रेन हुआ, फिर वो वाटर बॉडीज़ में आए, और ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होते रहते हैं। वो इवापोरेशन के साथ साथ प्लांट्स में ट्रांसपीरेशन होता है, उससे भी एटमॉस्फेयर में जाते हैं। तो ये वाटर साइकिल है। ट्रांसपीरेशन एंड इवापोरेशन, दीज आर टू फैक्टर्स फॉर going water in the atmosphere. Transpiration is the biological process by which water is lost in the form of water vapor from the aerial part of plants, जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा से ट्रांसपीरेशन होते हैं, जिसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट में, या फिर हीट के कारण, टेम्परेचर के कारण जो वाटर है वो इवापोरेट करके वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं, इसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और इवापोरेशन सिंपल प्रोसेस है, जिसमें लिक्विड या सॉलिड जो वाटर है वो इवापोरेट करके, वो टेम्परेचर के कारण इवापोरेट करते हैं और एटमॉस्फेयर में जाते हैं। अब इसके बाद हम एक बार फिगर से समझ लेते हैं वाटर साइकिल को। ये हमारा लैंड है, ये हमारा लैंड है, यहाँ से ग्राउंड में भी वाटर जा रहे हैं, ग्राउंड वाटर भी है, और साथ ही यहाँ से कुछ वाटर जो है वो इवापोरेट करके एटमॉस्फेयर में गए, वहाँ वो कंडेंस हुए, और कंडेंस होके उन्होंने क्लाउड बना लिया, और वहाँ से प्रेसिपिटेशन हुआ, रेन हुआ, और वो वापस से कहाँ गए? सरफेस पे आ गए। तो इस तरह से ये साइकिल रिपीट होता रहेगा, सरफेस पे आएगा, फिर इवापोरेट होगा, फिर कंडेंस होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा, और ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरे रिसोर्स के बारे में, जो कि है सॉइल। सॉइल क्या है और कैसे बनता है? सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। जो हमारा अर्थ है उसका अपर मोस्ट लेयर है वो सॉइल है। सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम द कंटिन्यूअस वेदरिंग ऑफ माउंटेन्स। पहले जो ये अर्थ के ऊपर माउंटेन्स थे, उसमें धीरे धीरे वेदरिंग होते गया, हीट शॉक मिले, रेन आया, फिर धीरे धीरे वो जो रॉक था वो टूट गया, फिर धीरे धीरे वो पार्टिकल और टूटते गए, टूटते गए, टूटते गए, और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वो क्या? सॉइल का फॉर्मेशन किए। फैक्टर कॉज सॉइल फॉर्मेशन आर पेरेंट मटेरियल। रॉक कैसा था? पेरेंट मटेरियल मतलब जो रॉक थे वो कैसा थे, कितना टाइम लिया वो टाइम, क्लाइमेट कैसा था, मॉनसून था, गर्मी था, और ऑर्गेनिज्म, कुछ फंगस बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि रॉक को तोड़ने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब सॉइल का जो कंपोजिशन है वो कैसा है? इट इज़ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये जो सॉइल है वो ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर है। इसमें मिनरल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं, वाटर और एयर भी होते हैं। जो हम सॉइल देखते हैं वो वेरियस टाइप के होते हैं। हम डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप्स के सॉइल देखेंगे। तो ये क्यों होता है? ये उनके पेरेंट मटेरियल पे डिपेंड करता है कि उसका रॉक कैसा था, वो कितने टाइम के बाद बना है, और वहाँ पे ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया थे, फंगस थे, या फिर कुछ और था, वहाँ का क्लाइमेट कैसा था, बहुत ठंड था वहाँ, या फिर बहुत गर्मी था, या फिर ठंडी गर्मी चलती रही वहाँ पे। तो इस पे डिपेंड करता है कि सॉइल कैसा होगा, और उसी से डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आते हैं, जिसमें क्या है? एक क्ले होता है, लोम होता है, सिल्ट होता है, और सैंड। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स हैं। सॉइल में एक फैक्टर होता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस इज ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट इंक्लूडिंग ड्राई लीफ, ट्विग्स, रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल।
डिकम्पोज टू फॉर्म द अपर ऑर्गेनिक लेयर नोन एज ह्यूमस। जो सॉइल होता है उसमें भी सबसे ऊपर के लेयर में हम देखेंगे कि ड्राइड लीव्स होते हैं, ट्विग्स होते हैं, वो वहाँ चले जाते हैं, या फिर प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, उनका जो बॉडी है वो डेड डिके करता है तो वो वहाँ जाके डिकम्पोज हो रहा है, जिससे एक ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट एक लेयर बनता है, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। और ये जो ह्यूमस है वो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ह्यूमस का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है? इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब इसके बाद हम देखेंगे जैसे कि वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वैसे ही सॉइल पॉल्यूशन भी हो रहा है। एडिशन ऑफ हार्मफुल और टॉक्सिक केमिकल, हार्मफुल या टॉक्सिक केमिकल आ जा रहे हैं सॉइल में, जो कि उनके ओरिजिनल कंस्टिट्यूएंट को बदल दे रहे हैं, तो ये सॉइल पॉल्यूशन है। इसका एग्जांपल फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल, एसिड रेन, ये सब क्या कर रहे हैं? ऑटोमेटिकली सॉइल से मिल जाते हैं सारे वेस्ट जो है, सारे केमिकल, और सॉइल को वो पॉल्यूट कर देते हैं। और दूसरा सॉइल इरोजन भी है। सॉइल इरोजन क्यों हो रहा है? सबसे मेजर फैक्टर सॉइल इरोजन का डिफॉरेस्टेशन है। पेड़ लार्ज अमाउंट में काट दिए जा रहे हैं और जिससे क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन हो जा रहा है। इट इज़ वन फॉर्म ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल को बर्बाद किया जा रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। फ्लोइंग वाटर, अगर कोई सरफेस है वहाँ पे फ्लोइंग वाटर है तो उससे क्या होता है? वहाँ पे अगर पेड़ रहता तो वो पेड़ उस वाटर को अच्छे से, उस सॉइल को अच्छे से पकड़ के रखता है। लेकिन अगर वो वहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स या फिर कैसे भी प्लांट्स नहीं है तो वो क्या होगा? पानी के साथ बह जाएगा। रेन वाटर आ रहे हैं उसके साथ बह जा रहे हैं, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, उसमें हवा में चले जा रहे हैं। तो ये सब प्राइम फैक्टर है, एजेंट है सॉइल इरोजन के। और इनका सबसे मेजर काउज है डिफॉरेस्टेशन। दिस काउज लॉस ऑफ टॉप सॉइल्स। टॉप सॉइल वहाँ से चले जाते हैं और इसे ही हम सॉइल इरोजन कहते हैं। और इससे जो क्रॉप प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल है, जितना क्रॉप प्रोड्यूस हो सकता है, उस हम जानते हैं कि अपर लेयर में ह्यूमस भी होते हैं, वो भी वहाँ पे अगर वो सॉइल वहाँ से चला गया तो ह्यूमस भी चला गया, तो फर्टिलिटी पे भी फ़र्क पड़ेगा, प्रोडक्शन पे भी फ़र्क पड़ेगा। अब हम देखते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये नेचुरल साइकिल और पाथवे है जिसमें इसेंशियल मटेरियल जो है वो सर्कुलेट होते हैं थ्रू बायोटिक और एबायोटिक पार्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन जो है वो कार्बन का जो साइकिल है वो कैसे चल रहा है? बायोजियोकेमिकल कहने का मतलब है बायोलॉजिकल प्लस केमिकल प्लस जियोलॉजिकल प्रोसेस। लिविंग, नॉन लिविंग और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो साइकिल चल रहा है उसे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सल्फ़र साइकिल पढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या हो रहा था? वाटर एक साइकिल के रूप में मूवमेंट कर रहा था। वैसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल होते हैं जिसे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं, जो कि कार्बन साइकिल होगा, नाइट्रोजन साइकिल होगा, सल्फ़र में हम देखेंगे उसमें भी साइकिल चलता है, फॉस्फोरस साइकिल मिलेगा। तो ये सारे बायोजियोकेमिकल साइकिल हैं। इसके बारे में हम डिटेल में दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। होप आप सभी को समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।